राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी एक ऐसे बूढ़े पिता की है जो कभी प्रिंसिपल हुआ करते थे। रिटायर और बुढ़ापा उनकी उम्र का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। वही प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए बच्चे ना जाने कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, कितने विदेश चले गए, लेकिन जब उनकी ही अपनी बहू घर में आती है, बहू की नजर में दो कौड़ी की इज्जत, सिर्फ एक बूढ़ा शरीर रह गया था। बहू ने उनके साथ ऐसा सातिर चाल चला, लेकिन शंभू प्रसाद जी ने भी दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हुआ हूँ शरीर से, दिमाग से नहीं। मध्य प्रदेश में एक निर्मल नगर नाम की छोटी सिटी थी, जहां रहते थे शंभू प्रसाद जी। शंभू प्रसाद जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। वह रिटायर हो चुके थे। उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। बहुत बड़ी कोठी बनी थी। शंभू प्रसाद जी ने अपने कमाए हुए पैसों में से जो आलीशान महल बनवाया था, ऐसा मकान पूरे कॉलोनी में नहीं था। शंभू प्रसाद जी का उस मोहल्ले में, यहाँ तक कि सिटी में भी नाम होता था। वह बड़े प्रिंसिपल हुआ करते थे, साथ साथ भी वह गणित के बहुत बड़े ज्ञाता टीचर थे। शंभू प्रसाद जी अपने बेटे को भी सरकारी नौकरी दिलाना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा श्रेयांश इंजीनियरिंग करके किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। कोठी बाहर से चमकदार, हवेली, ऊंची ऊंची शान शौकतें, बाहर खड़ी हुई चार चक्का गाड़ी, सब कुछ था। लोगों को लगता था कि इसके अंदर रहने वाले लोग कितने सुखी और कितने आरामदायक जीवन जी रहे हैं। लेकिन उस कोठी के अंदर का काला सच यह था, जो शंभू प्रसाद जी कभी प्रिंसिपल थे, उनका उस घर में सबसे बड़ा ऑफिस हुआ करता था। महंगी कालीन, महंगा सोफा, महंगी कुर्सियां, महंगे प्लेट में नाश्ता, महाराजाओं जैसे उनका सब कुछ ठाट बाट था। बड़े बड़े घरों के अमीर रईस लोग उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन आज शंभू प्रसाद जी का उनके ही महल में एक पुराना छोटा सा कमरा मिला था, जिस कमरे के अंदर सालों से ना साफ सफाई ना कलर पेंटिंग का काम किया गया था। उसमें कभी लोहे की पुरानी पुरानी अलमारियां रखी थी, जिसमें शंभू प्रसाद जी पुरानी, जो जरूरत की किताबें नहीं हुआ करती थी, या कि जो चीज घर में जरूरत का नहीं रहता उसमें रख देते, फिर कबाड़ वाले को बुलाकर उसे दे दिया करते थे। आज वही भंगार वाला रूम शंभू प्रसाद जी का रहने का ठिकाना बन चुका था। कमरे में सीलन की बदबू आती थी। आज भी उनके कमरे में एक पुरानी अलमारी पड़ी थी, जिसमें वह अपना सामान रखे थे। उनकी पत्नी की एक तस्वीर थी। शंभू प्रसाद जी का वह चकाचौंध भरा जीवन अब अंधकारमय हो गया था। पूरे घर में बहू ने अपने मनमानी से रंग रस सजावट कर लिया था। महंगे झूमर, महंगे कालीन, सोफा, सब कुछ बहू ने अपने कब्जे में कर लिया था। वह उस महल में अब रानियों की तरह रह रही थी। वहीं बड़े ठाट बाट से उनका बेटा श्रेयांश भी रह रहा था। शंभू प्रसाद जी अपनी बहू और बेटे के रहन सहन में आरोप नहीं लगाते थे, लेकिन वह यह चाहते थे कि उन्हें भी खुली आजादी के साथ जीने का मौका दिया जाए। इस तरह से एक कमरे में पड़े रहने की सजा क्यों दे रहे हैं? यहाँ तक कि शंभू प्रसाद जी का बेटा श्रेयांश और उसकी पत्नी मीरा, वह दोनों चाहते थे कि यह बुढ़ा जल्दी से जल्दी मर जाए, तो इससे पीछा छूटे और हम यह महल बेचकर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा फ्लैट ले ले। लेकिन शंभू प्रसाद जी के जीते जीते ऐसा मुमकिन नहीं था। तो उनकी बहू ने एक प्लान बनाया कि यह जल्दी एक ही बार में अगर मर गया तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा, हमें जेल की सजा मिल सकती है। इसीलिए हम इसे मारने के लिए कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि थोड़े थोड़े तिल तिल कर यह रोज मरेगा। वैसे तो शंभू प्रसाद जी की बहू मीरा पूरा दिन उन्हें डांटती फटकारती रहती थी। बुढ़ा इस महल की प्रॉपर्टी में कब्जा करके रखा है। कितनी बार बोला है कि तुझसे काम नहीं होता है, हर पेपर में तेरे से दस्तखत लगवानी पड़ती है, तू सब कुछ अपने बेटे श्रेयांश के नाम कर दे। लेकिन नहीं, मुट्ठी बांध कर बैठा है, मरते मरते अपने नाम ही लेकर जाएगा। किसी भी पेपर में यदि कोई भी दस्तखत लगवानी होती तो शंभू प्रसाद जी की ही लगती थी। शंभू प्रसाद जी ने
अभी तक कुछ भी बेटे बहू के नाम नहीं किया। उन्हें पता था कि जैसे ही यह बेटे बहू के नाम महल हो गया, सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ चली गई, तो जो अभी रहने के लिए एक सीलन भरा छोटा सा कमरा मिला है, उससे भी बहू और बेटा निकाल कर फेंक देंगे और इसे बेचकर कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने ही नाम रखा। शंभू प्रसाद जी एक दिन अपने बहू का लाया हुआ दूध जब रात को पीते हैं, दूध पीने के बाद गिलास में काला काला बारूद जैसे थोड़ा सा कुछ रह गया था। उस दिन शंभू प्रसाद जी को दूध पीते ही जोरों से नींद आने लगी, लेकिन शंभू प्रसाद जी का पेट अंदर से गर्मी से बेचैन हो उठा। सिर में भारी दर्द हो रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, पूरा शरीर मता रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा नशे वाला चीज खा लिया है। बार बार उन्हें लग रहा था कि बाथरूम जाना है। उनके शरीर का बुरा हाल होने लगा था। वह बेहोशी की हालत में आवाज दे रहे थे, श्रेयांश, श्रेयांश। लेकिन दोनों बहू बेटा खिलखिलाकर किचन में हंस रहे थे। बुढ़े को दवाई का असर हो रहा है, इसीलिए तो तुम्हें पुकार रहा है श्रेयांश। मीरा बड़े खुशी से श्रेयांश से कहती है। श्रेयांश ने कहा, बहुत ही जल्दी इस दवाई का असर हो और यह बुढ़ा पागल हो जाएगा, अपने बाल खींचने लगेगा और फिर इसे हम किसी डॉक्टर से फर्जी रिपोर्ट बनवाकर इसे पूरी तरह से पागल घोषित कर देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी इससे अपने नाम करवा लेंगे। फिर तो हमारे अपने राज हो जाएंगे। हम लोग इस गंदी कॉलोनी को छोड़कर किसी साफ सुथरी जगह में हाई फाई सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट लेंगे। मीरा ने कहा, मैंने तो फ्लैट के सपने भी देखना शुरू कर दिया है। श्रेयांश ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग तुम फ्लैट के सपने देखो और मैंने तो फ्लैट देखना भी शुरू कर दिया है। 2-3 फ्लैट अभी तक मैंने देखा है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं आ रहे। मुझे और भी वीआईपी फ्लैट चाहिए। दोनों बहुत खुश थे। अंदर शंभू प्रसाद जी तड़प रहे थे। ना जाने कब उन्हें नींद लगी। सुबह जब वह उठे तो सिर भारी था, चक्कर सा लग रहा था, काफी कमजोरी लग रही थी। हालांकि अब पेट में जलन और बाथरूम जो कि बार बार आ रही थी वो कम थी, लेकिन शंभू प्रसाद जी को मालूम तो हो रहा था कि दूध पीने के बाद जो भी लास्ट में स्वाद था और दूध में कुछ बारूद सा लग रहा था, वह सादा दूध नहीं हो सकता। वह इतने भी बेहोश नहीं थे। दूध पीने के समय पर उन्हें समझ में आ गया। वह पहली बार दूध नहीं पी रहे थे कि उन्होंने दूध का स्वाद नहीं चखा था। वह समझ रहे थे, लेकिन वह इस चीज को अब साबित कैसे करे कि उनकी बहू और उनका बेटा उन्हें कुछ ऐसी चीज खिला पिला रहे हैं जिससे वह पागल हो जाए। मीरा उनके दूध में वह दवाई मिला रही थी 1 महीने पहले से, लेकिन वह उस दिन थोड़ा ज्यादा मिला दी थी, क्योंकि मीरा को लगा कि इस दवाई का असर इस बुढ़े पर हो क्यों नहीं रहा है। शंभू प्रसाद जी खाए पिए तंदुरुस्त व्यक्ति थे। भले ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी मजबूत था। थोड़ी थोड़ी सी दवाइयां जो मीरा मिला रही थी, उसका असर इतना जल्दी नहीं दिख रहा था, लेकिन उस दवाई का 3-4 भाग एक साथ जब मीरा ने मिला दिया, तो आखिर इंसान ही है। आज उन्हें तड़पा कर और तोड़कर रात भर उस दवाई ने रख दिया। दोपहर को जब मीरा उनके लिए खाना लेकर आई, तो शंभू प्रसाद जी को वह खाना देखकर भी डर लग रहा था। कहीं बहू इसमें भी तो कुछ नहीं मिला दिया। शंभू प्रसाद जी को भूख लगी थी, मजबूरी थी। बिना मन से उन्होंने उस खाना को खाया। शाम हुई तो फिर से जो कुछ मिला शंभू प्रसाद जी ने खा लिया। पूरा दिन उनकी बहू मीरा उन्हें चिल्लाती रहती थी और उनके दरवाजे पर बिना काम के ही आकर 4 बातें सुना जाती थी। लेकिन जब शाम को दूध का समय होता था, तो सोने से पहले बड़े प्यार से एक गिलास दूध लाती और कहती, लो पापा जी दूध पी लो, शरीर कमजोर हो रहा है, कैल्शियम की कमी पड़ जाएगी। फिर आपको क्या तकलीफ तो हम लोगों को होगी, जब आप बिस्तर पर पड़े रह जाओगे। जो हाथ पैर चल रहा है वह भी बंद हो जाएगा। शंभू प्रसाद जी ने नोटिस किया कि दूध पीने के समय पर ही बहू मीठी मीठी बातें करती है।
और जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करती है। शंभू प्रसाद जी को आज जब बहू दूध लेकर आई तो उन्होंने दूध हाथ में ले लिया। बहू ने कहा, बाबूजी पी लो। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़कर जाऊंगी। मेरी आंखों के सामने यह बादाम पिस्ता वाला दूध लाई हूँ, पी लो। काजू बादाम पिस्ता केसर, मैंने इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिलाया है, आपके शरीर को ताकत देगा। शंभू प्रसाद जी दूध का गिलास हाथ में ले लिए और बहू से कहने लगे, बहू पानी लेकर नहीं आई क्या? पहले एक गिलास पानी पी लेता, फिर दूध पी के सो जाऊंगा। मीरा जल्दी से पानी लेने चली गई तो शंभू प्रसाद जी, जो कि अपने तकिए के नीचे एक बोतल छुपाए थे, उसी में सारा दूध डाल दिए और लास्ट का दूध अपने होठों में लगा लिए और गिलास को बहू के आने तक मुंह में लगाए रखे। फिर डकार मारते हुए कहने लगे, लो बहू, मैंने दूध खत्म कर लिया है, लेकिन बहू तुम इसमें इतना ज्यादा ड्राई फ्रूट मत मिलाया करो। मुझे दूध पीकर पेट में जलन होने लगती है। शायद इस उम्र में इतना ज्यादा ड्राई फ्रूट मुझसे हजम नहीं होता और मेरे शरीर में बेचैनी हो जाती है। मेरा सातिर भरी मुस्कान मुस्काते हुए कहने लगी, बाबूजी कुछ दिनों की बात है, अभी अभी तो मैंने ड्राई फ्रूट डालना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी और सब कुछ आपको अच्छी तरह से पचने लगेगा। आज मीरा सोच रही थी कि फिर से मैंने जो दवाई का ज्यादा डोज डाला है, उसी के कारण इनको ऐसा लग रहा है। अब बस, अब डबल डबल दवाई का डोज डालूंगी और जल्दी ही काम तमाम हो जाएगा। शंभू प्रसाद जी आज दवा पिए ही नहीं, लेकिन वह फिर से पिछली रात जैसे नाटक करने लगे, करवटें बदलते। और थोड़ा सा दरवाजा खुला था तो मीरा ने झांक कर देखा कि दवाई का असर हो रहा। मीरा और श्रेयांश दोनों फिर से बातें कर रहे थे। बस, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, सब कुछ मेरे हाथों में होगा। और शंभू प्रसाद जी मन ही मन सोच रहे थे कि अब मैं तुम लोगों को दिखाकर ही रहूंगा कि मैं भी कोई अनपढ़ नहीं हूँ। जब बहू बेटा अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सोने चले गए, घर में शांति हो गई, तो शंभू प्रसाद जी ने अपना एक छोटा सा मोबाइल, जिसमें नेटवर्क नहीं आता था, बिना नेट का चलता था, वह छुपाकर अलमारी में रखे थे। कपड़ों के बीच से मोबाइल निकाला और अपने ही पढ़ाए हुए एक वकील, जिसका नाम विनोद था, उसे उन्होंने फोन किया। विनोद बेटा, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल शंभू प्रसाद बोल रहा हूँ। विनोद ने कहा, हाँ सर बोलिए, आप इतनी रात को, सब कुछ ठीक तो है ना? शंभू प्रसाद जी ने कहा, बेटा कुछ ठीक नहीं है, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, बोलो मेरी मदद करोगे क्या? विनोद ने कहा, हाँ सर, इसमें पूछने की बात है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। शंभू प्रसाद जी ने कहा, पीछे के रास्ते से मेरी खिड़की के पास आओ, मैं बॉटल में भरा हुआ दूध तुमको दे रहा हूँ। इस दूध का तुम जल्दी से जल्दी जांच करवा लो। मुझे लग रहा है कि मेरी बहू मुझे धीमा जहर दे रही है, जिसके कारण मैं धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। विनोद, तुम मेरी मदद कर दो बेटा। विनोद ने कहा, सर मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। विनोद अपनी बाइक उठाया और पहुंच गया शंभू प्रसाद जी के खिड़की के बाहर। शंभू प्रसाद जी ने वह बॉटल दे दिया। इधर बहू और बेटा अपने कमरे में चैन से सो रहे थे और वहां विनोद उस दूध का चेकअप करवा रहे थे। जब दूध की मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि मीरा उसमें ऐसी दवाई मिला रही थी जिससे इंसान का दिमागी संतुलन, शरीर में कमजोरी, चिड़चिड़ापन, याददाश्त जाना, पागलपंती के कई लक्षण आ सकते हैं और वह व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगेगा। विनोद यह देखकर काफी गुस्से में हुआ। सर, मैं अभी पुलिस लेकर आता हूँ और इस रिपोर्ट के द्वारा आपके बेटे और आपके बहू को गिरफ्तार करवाता हूँ और आपके शरीर का भी एक मेडिकल टेस्ट करवा लेता हूँ। इस दवाई के अंश आपके ब्लड में भी मिल जाएगा तो साफ हो जाएगा कि आपकी बहू आपके साथ क्या कर रही है। शंभू प्रसाद जी ने कहा, ठीक है, मेरा ब्लड टेस्ट तो तुम करवा लो,
लेकिन अभी इन्हें हम इतना जल्दी नहीं पकड़वाएंगे। हम इन्हें सबक इतना जल्दी नहीं सिखाएंगे। तड़पा तड़पा कर इन्हें सिखाएंगे, जैसा कि इन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की साजिश की है। मैं तड़प तड़प तक कई रातें गुजारा हूँ। तुम ऐसा करो कि कल एक डॉक्टर को लेकर और तुम आ जाओ। बिल्कुल सादे ड्रेस में आना और बोल देना कि यहाँ से कंप्लेन गया है, पीछे वाले कमरे का पाइप का लीकेज है। डॉक्टर को बोलना इंजेक्शन और छोटी बोतल लेके आएगा, तो मेरे शरीर से जो भी उसको ब्लड चाहिए रिपोर्ट के लिए निकाल लेगा। दूसरे दिन विनोद ने ऐसा किया। एक ब्लड टेस्ट करने वाले को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। विनोद और उस ब्लड टेस्ट करने वाले का दोनों का कपड़ा बिल्कुल मैला था, गंदा। लग रहा था कि वह दोनों पाइप की फिटिंग ही करते हैं। जब वह उस महल में पहुंचे, डोरबेल बजाया। मीरा ने दरवाजा खोला तो देखा दो गंदे मैले कपड़े और बड़ा थैला लिए हुए लड़के खड़े थे। उसने पूछा, क्या काम है, क्यों आए हो? तो उसमें से विनोद ने बोला, यह कॉलोनी के पीछे जो पाइप है उसका लीकेज आपके घर से कहीं जा रहा है। कॉलोनी में कंप्लेन है, तो मुझे पीछे की पाइप चेक करनी है। मीरा का ऑर्डर मिलते ही दोनों कमरे के पीछे पहुंच गए, जहां शंभू प्रसाद जी का कमरा था। दोनों अंदर जाकर शंभू प्रसाद जी से बात किए। सर, हम आ गए हैं, जल्दी कीजिए। शंभू प्रसाद जी का ब्लड लिया और उन्हें मेडिकल रिपोर्ट बताया। शंभू प्रसाद जी ने कहा, इधर उधर ठोक ठाक करके और जल्दी से निकल जाओ, मीरा को शक नहीं होना चाहिए। दोनों लोग 10 मिनट के अंदर ही निकल गए। कहने लगे, मैडम, अंदर से पता नहीं चल रहा है, हम बाहर जाकर देखते हैं, जरूरत लगी तो हम फिर से अंदर आएंगे। मीरा ने कहा, एक बार आना जाना करो, मेरा फर्श गंदा होता है तुम लोगों के गंदे पैर से, बार बार हम आने की इजाजत नहीं देंगे। तो विनोद ने कहा, मैडम, जब तक हमें लीकेज नहीं मिल जाता तो काम करना ही पड़ेगा। बाहर के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कंप्लेन जा रही है, वरना हम यहाँ क्यों आते? मीरा ने कहा, ठीक है, ज्यादा बहसबाजी मत करो, जाओ अपना काम करो। दोनों लोग घर से निकल जाते हैं। शाम तक शंभू प्रसाद जी के ब्लड रिपोर्ट भी आ गई थी। अब दो दो सबूत हो चुका था, ब्लड रिपोर्ट और दूध की रिपोर्ट। अब इतना काफी था मीरा और उसके पति को जेल भेजने का। लेकिन शंभू प्रसाद जी ने यह करने से अभी भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक और सबूत इकट्ठा करना है विनोद। आज तुम लोग फिर से आओ और छोटे छोटे कैमरे लेकर आओ। एक कैमरा किचन में लगा दो, एक कैमरा मेरे कमरे में लगा दो, क्योंकि अगर इनके ऊपर हम केस भी करते हैं तो ये दोनों पैसे वाले हैं। कल को कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करके यह साबित कर देंगे कि दूध में जहर मिला है, इनकी बॉडी में जहर मिला है। इसका क्या प्रूफ है? यह जहर मीरा और श्रेयांशी दे रहे हैं, कहीं और से हम खा पी कर आ रहे हैं, तो उसका असर हो सकता है। इसीलिए दूध में जहर मिलाते हुए इनकी एक प्रूफ होनी चाहिए। वकील ने कहा, वाह सर जी, आपकी दिमाग को तो सच में मानना पड़ेगा। मैं एक वकील होकर भी यह नहीं सोच पाया जो आप सोच रहे हैं, और आपके बहू बेटे आपको ही हराने चले हैं। विनोद ने दो कैमरा लिया और फिर से दूसरे दिन आ गए। दूसरे दिन मीरा ने कहा, आप लोग फिर से आ गए? तो विनोद ने कहा, हाँ, हम लोग फिर से आए हैं। उस दिन वह डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन विनोद के साथ एक दूसरा लड़का था, क्योंकि दोनों को मिलकर जल्दी से काम खत्म करना था। विनोद ने कहा, मैडम, आज हम किचन की पाइप से भी चेक करेंगे, क्योंकि सीलन कहाँ से आ रही है, लीकेज कहाँ जा रहा है, हमें पूरे कमरे की चेकिंग करनी होगी। मीरा ने कहा, रुको, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, इसके बाद तुम लोग चेकिंग करो। मीरा अपने कमरे में चली गई। विनोद को अच्छा खासा मौका मिल गया। जहां से मीरा खड़े होकर दूध में दवाइयां मिलाती थी, सीधे फोकस में कैमरा लगा दिया गया, और दूसरा कैमरा विनोद ने जहां बैठकर शंभू प्रसाद जी सामने से दूध पीते, बहू हाथ में दूध लेकर आती, बिल्कुल सामने लगा दिया गया। दोनों कैमरे काफी महंगे हाई क्वालिटी के थे, दिखने में बहुत छोटे छोटे थे, बिल्कुल बटन की साइज में, कि मीरा और श्रेयांश की नजर में ना आए। लेकिन उनका जो काम था
बहुत ही हाई क्वालिटी का था। साफ आवाज और साफ पिक्चर भी दिख रही थी। यह काम खत्म होते ही विनोद और उनके साथ आया हुआ लड़का बाहर जाने लगे। विनोद ने कहा, मैडम काम हो गया है, शायद अब दोबारा ना आना पड़े। थैंक यू मैडम। मीरा ने कहा, ठीक है, ना आना पड़े तो ही अच्छा है, बार बार मुझे परेशान कर दिया। विनोद बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उसी दिन दोपहर होते होते शंभू प्रसाद जी ने भी अपना खेल शुरू कर दिया। जब बहू कमरे में नाश्ता लेकर गई तो क्या देखती है, शंभू प्रसाद जी जमीन पर बैठे थे। वह जमीन को खुरेच रहे थे और वहां पर मिट्टी चाट रहे थे। अपने ही बालों को खींच रहे थे। कपड़े अपने जो बनियान पहने थे उसे फाड़ लिया था। बहू को देखते ही दोनों हाथों को आड़े टेढ़े करके रोने लगे। माँ तू आ गई। माँ मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। माँ देखना तेरा शंभू कितना अकेला पड़ गया है। माँ तू आ गई। यही कहकर वह जोर जोर से रोने लगे, अपने बाल खींचने लगे। कुछ पल के लिए तो मीरा को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह तो मेरी दवाइयों का असर है। वह अंदर अंदर खुश हुई। उल्टे पांव दौड़ती हुई श्रेयांश के पास गई और बोली, श्रेयांश श्रेयांश जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो हमने कहा था ना कि दवाइयों का डोज बढ़ा दो, 2-3 दिन में ही काम हो जाएगा। देखो यह बुढ़ा जमीन पर कैसे बैठा है, अब पूरी तरह से पागल हो गया। जल्दी से वह पेपर लेकर आओ और इसके दस्तखत करवा लो। श्रेयांश पहले आया और अपने पिता शंभू प्रसाद जी को देखा। फिर जल्दी से गया, अलमारी खोला और पेपर लेकर आया अंदर मीरा के साथ। मीरा ने कहा, लो इसमें दस्तखत कर दो बुढ़े, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, आ गए ना असली अवकात पर। शंभू प्रसाद जी ऊपर से नीचे तक देखे और फिर रोने लगे। माँ तू आ गई। माँ तू खाली हाथ आई है, मेरी पसंद की जलेबी कहाँ है। माँ तू तो बोल कर गई थी कि मैं जलेबी लेने जा रही हूँ। मीरा ने गुस्से से शंभू प्रसाद जी का बाल पकड़कर ऊपर किया और बोली, बुढ़े तुझे अभी मैं जलेबी खिलाती हूँ, ले इस पेपर में साइन कर। उसने श्रेयांश के हाथ से पेपर और पेन दोनों छुड़ा कर शंभू प्रसाद जी के हाथ में पकड़ा दिया। शंभू प्रसाद जी ने पेन पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ अब मैं नहीं पढ़ूंगा। माँ मुझे स्कूल नहीं जाना। माँ मुझे नहीं पढ़ना। मीरा ने हाथ पकड़कर कहा, मत पढ़ना, लो एक बार इसमें साइन कर दो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म। शंभू प्रसाद जी ने फिर से नाटक करते हुए कहा, पक्का माँ, मैं इसमें एक बार अपना नाम लिख दूंगा, फिर तुम मुझे नहीं पढ़ाओगी ना, तुम मुझे स्कूल नहीं भेजोगी ना। मीरा ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसमें एक बार तुम साइन कर दो। शंभू प्रसाद जी ने आसानी से उस पेपर पर साइन कर दिया। मीरा ने बाल छोड़कर धक्के मार दिया और कमरा को बंद कर दिया और अपने पति के साथ वह पेपर लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, लो आज से हमारा सारा काम हो गया। अब इस बुढ़े को किसी पागल खाने में ले जाकर छोड़ दो, इस कोठी को बेच दो और चलो हम लोग अपने जीवन की नई शुरुआत किसी अच्छी नई हाई फाई सोसाइटी में करते हैं। फिर हम अपना बेबी प्लान भी करेंगे। इस कॉलोनी में तो हमारा बेबी प्लान करने का भी मन नहीं था। दोनों काफी खुश हुए। आज उनका इरादा जो सफल हो चुका था। लेकिन विनोद ने कहा, एक बार इस सोसाइटी को छोड़ने से पहले हमें एक पार्टी देने का मन हो रहा, बहुत बड़ी शानदार पार्टी देंगे। इसमें हम अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को बुलाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। मीरा देखना क्या शानदार पार्टी होगी और फिर उसी पार्टी में हम ऐलान कर देंगे कि हमने इस बंगले को बेचने का निर्णय लिया है और हम यहाँ से हाई फाई सोसाइटी में जा रहे हैं। देखना मेरे और तुम्हारे लिए कितनी तालियां गूंजेगी। लोग तरस खाएंगे कि काश मेरे पास ऐसा बंगला होता तो कभी नहीं बेचते। लेकिन लोगों के सामने हम लोग इतरा कर कहेंगे कि हम इससे भी अच्छी जगह पर जा रहे हैं। मीरा भी खुश हो गई। वाह श्रेयांश क्या आइडिया निकाला है, मैं भी अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी और उनके सामने शो अप करने का इससे बड़ा मौका मुझे अभी आज तक नहीं मिला। श्रेयांश ने कहा, हाँ यार तुम जिसे बुलाना चाहो बुला लो, यहाँ तो वैसे भी 500 से ज्यादा लोग ही आने वाले हैं। दूसरे दिन ही पार्टी की सारी तैयारी हो गई।
शाम को शानदार पार्टी, गाना, डांस सब कुछ होने वाला था। बड़े बड़े वीआईपी लोग आ गए, यहाँ तक कि श्रेयांश के बॉस और उसके कई दोस्त आए हुए थे जिन्हें श्रेयांश ने बुलाया था। हालांकि आज तक श्रेयांश का नाम नहीं था, उस कोठी के नाम पर लोग श्रेयांश से जुड़े थे। श्रेयांश के पिता के नाम से लोग जुड़े थे। लोगों को पता था कि यह शंभू प्रसाद जी का बेटा है, इसीलिए श्रेयांश की इतनी इज्जत मान सम्मान हुआ करती थी। लेकिन आज श्रेयांश ने अपने ही पिता के उस नाम को दबा दिया जिसकी नाम की सीढ़ी लेकर वह इतनी ऊंचाई तक पहुंचा था। लेकिन अब तो वह आज खुशियों की पार्टी दे रहा था। सब कुछ सजा हुआ था। वहां पर 500 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। मीरा विदेशी महंगी गाउन पहनी थी, रेड कलर की हेयर स्टाइल किसी परियों की तरह बनाई हुई थी। महंगा मेकअप, चेहरा चमक रहा था। वही श्रेयांश महंगा सूट बूट, महंगा शूज पहनकर किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ डाले हुए स्टेज पर पहुंचे। मीरा साइड में खड़ी हो गई। श्रेयांश ने माइक लिया और बोलने लगा, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज आप सभी लोग मेरे खुशी में शामिल हुए हैं। वैसे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिता शंभू प्रसाद जी की वजह से हूँ। लेकिन आज आप लोगों को मैं खुशी के साथ साथ एक दुख की बात भी बताना चाहता हूँ कि जो खुशी मुझे मिली है वह मेरे पिता की वजह से है, और वही मेरे पिता आज इस हालात में पहुंच चुके हैं कि इस पार्टी में आने के लायक नहीं है। इतना सुनकर अभी तक लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह धीरे धीरे शांत हो गई। आने लायक नहीं है मतलब शंभू प्रसाद जी को क्या हुआ जो पार्टी में आने लायक नहीं है? तो फिर से श्रेयांश ने कहा, मेरे पिता की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, दवाइयां काफी चल रही थी, बिस्तर पर पड़े थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी और आज वह घर से बाहर निकलने लायक नहीं है। इसीलिए यह पार्टी आज उनके बिना ही मनानी पड़ रही है। मुझे इस बात का काफी अफसोस है, लेकिन दोस्तों आप लोग अपना मूड अपसेट मत कीजिए प्लीज। इस खुशी के मौके पर पूरा पूरा एंजॉय कीजिए। श्रेयांश जो स्टेज पर खड़ा होकर खुद को माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र साबित कर रहा था, उसकी एक एक शब्दों से लग रहा था कि श्रेयांश कलयुग का श्रवण कुमार है। सबको लग रहा था कि भगवान ऐसा बेटा सबको दो। सब लोगों ने श्रेयांश और मीरा के लिए जोरदार तालियां बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट जब शांत हुई तो श्रेयांश ने अंतिम शब्द बोला, दोस्तों मेरे पिताजी के साथ साथ मेरे हमसफर यानी कि मेरी जीवन संगिनी मीरा ने भी मेरा खूब साथ दिया। मेरे पिता की दिल से सेवा की और मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में पूरी कोशिश की। वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी कामयाब इंसान के पीछे जरूर किसी स्त्री का हाथ होता है। तो मेरी कामयाबी के पीछे मेरी इस पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। सब लोगों ने मीरा के लिए भी जोरदार तालियां बजाई। तभी मीरा और श्रेयांश के पीछे लाइट चमकी। ऐसा लगा कि पर्दे पर कुछ दिखाया जाएगा, जैसे कि अचानक से टीवी में लाइट चमक उठती है टीवी को चालू करने पर। श्रेयांश ने पीछे देखा तो वह मन में सोचा, यह जरूर मीरा ने कुछ प्लानिंग किया होगा, रोमांटिक डांस या रोमांटिक सॉन्ग। उसने मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, यह कोई सरप्राइज है क्या? मीरा ने शोल्डर ऊपर करते हुए श्रेयांश की तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी कोई सरप्राइज ही लग रहा था। जैसे ही वहां पर्दे पर एक छोटी सी वीडियो दिखाई जाने लगी। सबसे पहले वह सीलन भरा कमरा जिसमें कि मीरा अपने बूढ़े ससुर शंभू प्रसाद जी के बाल को पकड़कर कह रही थी, ले बुड्ढे जल्दी से इस पेपर पर साइन कर दे। शंभू प्रसाद जी कह रहे थे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पढ़ना। माँ तू आ गई,
मेरे लिए जलेबी लेकर नहीं आई? जो शंभू प्रसाद जी ने वह डायलॉग अपनी बहू के सामने बोला था और मीरा उनका बाल पकड़कर उनसे जबरदस्ती पेपर पर साइन करवा रही थी। सब लोग जो कि अभी मीरा और श्रेयांश के लिए तालियां बजा रहे थे, वह पर्दे पर कुछ दूसरा रूप देखकर सन्नाटे में आ गए। एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यह तो साफ क्वालिटी में दिख रहा था कि मीरा मैक्सी पहनी थी, बाल बिखरे किसी डायन की तरह लग रही थी। वहीं अपने ससुर का बाल पकड़कर बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें डरा रही थी। शंभू प्रसाद जी डरे सहमे से थे। यह देख श्रेयांश जोर से चिल्लाया, मीरा, यह किसने किया? मीरा ने कहा, श्रेयांश, मुझे कुछ नहीं पता, यह क्या हो रहा है? जोर से श्रेयांश ने चिल्लाया, यह क्या है? बंद करो इसे, यह सब गलत है। लोगों की आवाज आने लगी, इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो तुम्हारी पत्नी मीरा तुम्हारे पिता का बाल पकड़कर उन्हें किसी पेपर में साइन करने के लिए जोर जबरदस्ती कर रही है। तुम्हारे हाथ में पेन और पेपर है। तुम भी सामने खड़े हो। जो अभी भाषण दे रहे थे उसका उल्टा तुम अपने पिता के साथ में क्या कर रहे हो? शंभू प्रसाद जी कहाँ हैं? उन्हें सामने क्यों नहीं लाए? तभी पीछे पर्दे पर एक छोटी सी वीडियो फिर चलने लगी, जिसमें मीरा किचन में खड़े होकर दूध में एक छोटी सी बाटली से कुछ दवाइयां मिला रही थी। वहीं पीछे श्रेयांश खड़ा था। उससे कह रही थी, श्रेयांश, यह दूध पिलाते ही अब 1-2 दिन में हमारा काम हो जाएगा। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही यह बुढ़ा पागल हो जाएगा और फिर हम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। श्रेयांश मुस्कुराकर कह रहा था, ले जाओ, पहले दूध तो पिला कर आओ, फिर सपने देखो। तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, तुम चिंता मत करो। दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। यह वीडियो खत्म होते ही लोग उठ उठ कर खड़े हो गए। श्रेयांश पीछे देखा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर स्टेज से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। श्रेयांश की पार्टी में उसके बॉस के दोस्त कमिश्नर साहब भी आए थे। साथ में कई बड़े बड़े वीआईपी लोग आए थे। सब लोग कहने लगे, तो इसका यही सच है? अभी अपने आप को श्रवण कुमार बता रहा था, लेकिन यह अपने पिता के साथ यह सब। श्रेयांश का अब काला सच सामने आ चुका था। सब लोग अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे। कुछ मीडिया वाले भी थे। इतनी बड़ी पार्टी थी। वह लोग अब अपना अपना कैमरा निकालकर सारी चीजें दिखाने लगे। पीछे पर्दे पर बार बार वही दोनों वीडियो चल रहा था और अब तो लोगों के घरों में टीवी में भी चलने लगा था। हर न्यूज चैनल पर वही सब कुछ दिखा रहा था। विनोद वहीं पर बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर ही इस तरह से वायरल हो गया अपने खतरनाक रूप को लेकर। अब तक जो मीरा किसी परियों की तरह लग रही थी, वही अब लोगों को डायन लगने लगी थी। श्रेयांश जो अभी तक हीरो बना था, अब वही लोगों को विलन लगने लगा। वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी शंभू प्रसाद जी ब्लैक कलर का पैंट कोट, व्हाइट शर्ट, महंगे जूते और टाई के साथ बड़े गंभीरता से चलते हुए उस पार्टी में आए। शंभू प्रसाद जी के साथ विनोद और पीछे 4 पुलिस वाले थे। यह सब देखकर लोगों की नजर शंभू प्रसाद जी पर पड़ी। शंभू प्रसाद जी बड़े ठाट बाट से गंभीरता से चाल चल रहे थे, बिल्कुल जैसे वह प्रिंसिपल हुआ करते थे। और उनके पीछे पीछे उनके स्कूल के मास्टर और आगे आगे शंभू प्रसाद जी बड़े ही ठाट बाट के साथ चला करते थे। लोगों की नजर जैसे ही शंभू प्रसाद जी पर गई, सबने उन्हें खुद ब खुद रास्ता देना शुरू कर दिया। शंभू प्रसाद जी स्टेज की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मीडिया वालों ने जैसे ही देखा तो वह अभी जो श्रेयांश और मीरा की तरफ कैमरे का फोकस किए थे, वह शंभू प्रसाद जी की तरफ फोकस कर लिए और कहने लगे, दोस्तों, यही है शंभू प्रसाद जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिन्हें अभी उनका बेटा श्रेयांश कह रहा था कि उनके पिता शंभू प्रसाद जी बिस्तर से उठने लायक नहीं है, दिमागी हालत खराब है
पागल हो चुके हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पास आने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह तो सही सलामत है और ठीक है। इधर मीरा और श्रेयांश ने देखा कि उसे मौका मिल गया भागने का। कैमरे वाले और लोगों की नजरें शंभू प्रसाद जी की तरफ है, तो वह दोनों भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन शंभू प्रसाद जी के साथ आए हुए 4 पुलिस वाले मीरा और श्रेयांश को पकड़ लिए। साथ में 2 लेडीज थी, उन्होंने मीरा को पकड़कर एक थप्पड़ लगा दिया। कहाँ भागकर जा रही है डायन? अभी अभी तो फिल्म शुरू हुई है और अभी तू भाग रही है, आगे का नहीं देखेगी क्या? मीरा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फालतू फंसाया जा रहा है। श्रेयांश भी चुप था। शंभू प्रसाद जी और उनके साथ विनोद स्टेज पर पहुंच गए। विनोद ने हाथ में माइक लेकर कहना शुरू किया, दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वह 100% सच है। कोई गलत फहमी या झूठ नहीं है। जो भी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा वह रिकॉर्डिंग मैंने बनाया था। शंभू प्रसाद जी के कहने पर काफी समय से शंभू प्रसाद जी का बेटा और बहू उन्हें मारकर इस कोठी को बेचने का प्लान बना रहे थे। फिर विनोद ने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मीरा मैडम एक गिलास दूध में कुछ दवाइयां मिला रही थी और वही दूध अपने ससुर को पीने के लिए दे रही थी। उसका मेरे पास रिपोर्ट भी है। उन्होंने रिपोर्ट का पेपर खोला और कहा, यह पेपर आप लोग चाहे तो कोई भी मेरे पास आकर पढ़ सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कमरे में शंभू प्रसाद जी पागलपंती का नाटक कर रहे थे, ये जरूर सच नहीं है। शंभू प्रसाद जी पागल कभी नहीं हुए थे। वह तो बहू और बेटे की असलियत लाने के लिए, सच सामने लाने के लिए नाटक किया था। और यह रहा शंभू प्रसाद जी का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें उनके शरीर में दवाइयों का जो असर था वो भी पाया गया है। सारा सच, सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने है कि ये दोनों बेटा और बहू ने कितना घटिया काम किया है। इतना सबूत काफी है इन्हें जेल भेजने के लिए। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। शंभू प्रसाद जी सीधे तनकर अभी स्टेज पर खड़े थे। तभी एक भीड़ में से निकलता हुआ एक रईस व्यक्ति सूट बूट पहने स्टेज पर आ जाता है और कहता है, वकील साहब, यह जो बंगला है शंभू प्रसाद जी का, यह बंगला तो शंभू प्रसाद जी ने अपने बेटे के नाम कर दिया है और उनका बेटा श्रेयांश यह बंगला मुझे बेच रहा है। मैंने इस बंगले का 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया है। जब उनका बेटा फ्रॉड निकला तो मेरे 5 लाख रुपए का क्या होगा? विनोद ने कहा, इसकी जिम्मेदारी शंभू प्रसाद जी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस बंगले के टोकन के रूप में आपने 5 लाख रुपए दिया था वह बंगला शंभू प्रसाद जी के नाम नहीं है। और जिस पेपर पर श्रेयांश ने साइन करवाया था कि उसने अपने पिता से यह प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है, तो जब यह प्रॉपर्टी उसके पिता के नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 दिन पहले ही सब कुछ समझ लिया था और जान लिया था, तभी मेरे से ही बात करके यह प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम के नाम कर दिया। अब यह प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम की हो गई है, तो उस साइन का कोई मतलब नहीं। यह प्रॉपर्टी किसी और की है और इस प्रॉपर्टी को श्रेयांश ने आपको बेचा है, इसीलिए श्रेयांश ने आपके साथ भी धोखाधड़ी किया है। आप भी अपना वकील लगाओ और श्रेयांश के ऊपर धोखाधड़ी का केस लगा दो। इसकी जिम्मेदारी ना हम और ना हमारे प्रिंसिपल साहब ले रहे हैं। बड़े गुस्से से वह अमीर व्यक्ति नीचे उतरा और वह भी श्रेयांश को कई धमकियां देने लगा। श्रेयांश और मीरा, जो अभी पुलिस के कब्जे में थे, दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, पापा हमें माफ कर दो, हम अंधे हो गए थे, दौलत की लालच ने हमें अंधा कर दिया था। आपने तो हमें सारे सुख ऐश्वर्य दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हम अकेले जीना चाहते थे आपसे पीछा छुड़ाकर। आप प्रिंसिपल थे, हर वक्त हमें शिक्षा दिया करते थे, हम उससे परेशान हो गए थे। हम सोच रहे थे कि आपसे अलग रहकर अपनी आजादी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी चालाकी हमें जेल की कोठरी तक पहुंचा देगी। दोनों के आंखों से आंसू बह रहा था। मीरा का महंगा मेकअप बह गया था, फूट गया था, आंखों में लगे हुए काजल गाल पर फैल गया था।
अब मीरा बिल्कुल जॉन की तरह सच में लग रही थी। सारा मेकअप उतरने के बाद काफी खराब दिख रही थी। श्रेयांश का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन शंभू प्रसाद जी ने जरा सा भी रहम नहीं किया उस वक्त को सोचकर कि सच में मेरा बेटा मेरे लिए नकली रिपोर्ट बनवाया था कि मैं पागल हो गया हूँ। मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा वह मुझे पागल खाने भेजता। मुझे कितना तकलीफ होती, यह मेरी अपनी औलाद हो ही नहीं सकती। अब इसके साथ चाहे जो भी हो, मैं इस पर रहम नहीं करूंगा। शंभू प्रसाद जी उसकी एक भी बात नहीं सुने। अब तक वहां के सभी लोग जाने लगे। पुलिस वाले मीरा और श्रेयांश को पकड़कर ले गए। वहां पर अब सब सन्नाटा हो चुका था। स्टेज खाली पड़ा था। कुर्सियां उलट पुलट हो गई थी। पर्दे, सोफे सब तहस नहस हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी की जगह बहुत बड़ा युद्ध हो गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एक शांति थी शंभू प्रसाद जी के मन में। अब उनके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई जहर वाला दूध नहीं। मीरा और श्रेयांश को 3 महीने लॉकअप में रहने के बाद केस की सुनवाई की गई। हालांकि मीरा और श्रेयांश ने अपनी तरफ से वकील लगाया था, लेकिन रिपोर्ट इतने पक्के थे, सारी मीडिया, सारे पब्लिक को पता था। इसीलिए मीरा और श्रेयांश केस हार गए। दोनों को 7-7 साल की सजा हो गई। मीरा और श्रेयांश दोनों जेल की वर्दी में थे। जो कभी विदेशों से महंगे महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी मंगाकर पहना करते थे, आज उनकी अकड़ ढीली पड़ गई। अपने किए हुए पर दोनों पछता रहे थे। दोस्तों, शंभू प्रसाद जी ने अपना जीवन बचाने के लिए अपने बेटे और बहू के साथ सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।